पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students and back to the next lecture of network analysis and synthesis. Last lecture में बच्चों we were discussing Laplace transform and in continuation of that lecture in the next lecture we had to discuss the applications of Laplace transform. अब one of the major applications of Laplace transform is the circuit analysis. कैसा circuit analysis? RC circuit, RL circuit and RLC circuit. But before analyzing RC, RL or RLC circuit, we need to understand what transient analysis is. See, most of the students find transient analysis या steady state analysis as one of the most difficult topics of network analysis and synthesis. Reason being, they are unaware of the very basic concepts of how an inductor or a capacitor or maybe a resistor will behave when it is plugged in a particular circuit. Fine. अब आज के लेक्चर में by the end of the lecture I am damn sure that you will be able to understand how an inductor and a capacitor behave when they are plugged in any circuit. Before understanding the behavior of the capacitor, inductor or for that matter a resistor, it is very important to understand the literal meaning of these two terms, that is transient analysis and steady state analysis. अब बच्चों transient analysis is derived from the word transition. Transition मतलब वो समय जब सर्किट किसी ट्रांजिशन में है. ट्रांजिशन का मतलब हुआ इट इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस एंड स्टेडी स्टेट का मतलब हुआ अ कंडीशन व्हेन द प्रोसेस इज कंप्लीट एंड द सर्किट हैज अटेन्ड अ कांस्टेंट वैल्यू. अब इसको और आसानी से समझने के लिए आप ऐसे समझो, मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, कैसा भी हो सकता है, इट माइट बी आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट और मे बी आर एल, आर सी और आर एल सी. जैसे ही मैं सर्किट का वोल्टेज चेंज करता हूं, ब्रांच करंट बदल जाती है. तो वो इंस्टेंट जब मैं सर्किट का वोल्टेज चेंज कर रहा हूं, उस केस में वो पीरियड मेरा ट्रांजिशन पीरियड कहलाएगा जब तक ये चेंज हो रहा है. The period during which this change is taking place is called transition period and the time after which the transition has taken place. Once I have initiated the circuit, मैंने उसको एक constant voltage supply दे दी. अब उसके बाद after some time since it is a constant voltage supply, so my circuit will start behaving in a definite manner. तो मैं बोलूंगा कि अब मेरा सर्किट स्टेडी स्टेट पे आ चुका है. अब बच्चों ये स्टेडी स्टेट और ट्रांजिशन, इनका एनालिसिस बहुत जरूरी हो जाता है नेटवर्क सिंथेसिस एंड एनालिसिस में. रीजन क्या है अब समझिए. देखिए, इसको समझने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि इनमें से कौन से ऐसे सर्किट एलिमेंट्स हैं जो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं. आप ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल आप एक पार्टी में गए एंड आपको बहुत भूख लगी है. तो इनिशियली जब आप खाना शुरू करते हो, वो एक ट्रांजिशन पीरियड है बिकॉज यू आर ईटिंग टू सेटिस्फाई योर हंगर. उस समय आपकी इंटेंसिटी, जो आपका मन करता है, वो बहुत डिफरेंट होता है. एंड वंस यू आर डन विद इट, जैसे जैसे आपका पेट भर जाता है, slowly and steadily you start losing interest in the number of items that are being served to you. बिल्कुल ऐसे ही बच्चों सर्किट में भी होता है. जब सर्किट एनर्जी को स्टोर कर रहा है, उस ड्यूरेशन में इट बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे एंड वंस द सर्किट इज डन विद व्हाटएवर पैरामीटर इट वाज सपोज्ड टू स्टोर, द सर्किट स्टार्ट्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे. यही दोनों चीजें हमें आज के लेक्चर में पढ़नी है कि ट्रांजिशन से पहले और ट्रांजिशन के बाद सर्किट कैसे डिफरेंटली बिहेव कर रहा है. अब यहां पे बच्चों देखिए, इस ट्रांजिशन को पढ़ने के लिए फॉर माई कन्वीनियंस मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि सर्किट में हमेशा एक स्विच है. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, मान लेता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे एक
सप्लाई देनी है, मान लीजिए यहां पे मैंने एक सप्लाई दी, किसको देनी है, एक इंडक्टर को, मुझे एक इंडक्टर को सप्लाई देनी है, ठीक है ना। तो इंडक्टर को सप्लाई देने के लिए मैं क्या करूंगा, इस स्विच को बंद करूंगा, राइट। तो मेरा जो ट्रांजिशन हो रहा है वो इस स्विच के थ्रू हो रहा है। तो अपने पूरे एनालिसिस में आई विल बी अज्यूमिंग दैट द स्विच इज प्लग्ड इन या क्लोज्ड एट टी सेकेंड्स। टी कोई टाइम था जिस पर मैंने स्विच को ऑपरेट किया, द स्विच वॉज ऑपरेटेड एट टी इज इक्वल टू टी सेकेंड्स, ठीक। अब बच्चों अगर स्विच टी सेकेंड पे ऑपरेट हुआ तो टी से थोड़ा सा पहले सर्किट डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। मान लीजिए इसी सर्किट की बात करिए, जब, या आपका काम और आसान कर देता हूं, यहां पर एक रेजिस्टर लगा देता हूं, ठीक। तो स्विच बंद करने से पहले और स्विच बंद करने के बाद पैरामीटर मेरा डिफरेंट बिहेव करेगा। जब मेरा स्विच ओपन था तब क्या था, मेरा सर्किट ओपन सर्किट था, कोई करंट नहीं फ्लो कर रही थी। जब मेरा स्विच बंद था तो मेरा सर्किट क्लोज सर्किट था। तो अपने पूरे एनालिसिस में टी वो टाइम है जिस पर मैं स्विच ऑपरेट कर रहा हूं और मैं t इज इक्वल टू 0 सेट कर रहा हूं। मतलब t इज इक्वल टू 0 वो इंस्टेंट है जब मैं स्विच को बंद कर रहा हूं, अपने सर्किट को ऑन कर रहा हूं या ऑफ कर रहा हूं। देखिए दोनों चीजें हैं। स्विच ऑपरेट का मतलब यह नहीं है कि मैंने स्विच बंद ही किया, हो सकता है स्विच बहुत देर से बंद हो और मैंने उसे खोला हो। तो जो भी मैं स्विच पर ऑपरेशन कर रहा हूं मैं इस टाइम पर कर रहा हूं, ठीक। तो अब बच्चों t इज इक्वल टू 0 माइनस, ये हो गई मेरी इनिशियल कंडीशन। आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है, हमें इनिशियल कंडीशंस पढ़नी है बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 0 माइनस मेरी इनिशियल कंडीशन हो गई और t इज इक्वल टू 0 प्लस मेरी फाइनल कंडीशन हो गई, फाइनल कंडीशन, ठीक। फाइनल कंडीशन को ही मैं स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलता हूं, क्लियर है। फाइनल कंडीशन को ही मैं स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलता हूं, क्लियर भाई। फाइनल का मतलब स्विच बंद हो गया और बंद होने के बाद काफी देर बाद एक सर्किट मेरा स्टेडी स्टेट में आ चुका है। स्टेडी स्टेट का मतलब अब मेरे पैरामीटर नहीं बदल रहे। ट्रांजिशन पीरियड वो है जब स्विच ऑपरेट हो रहा है। तो स्विच t इज इक्वल टू 0 माइनस से t इज इक्वल टू 0 प्लस, इसके बीच में स्विच ऑपरेट हुआ है। पहली बार आपको अजीब सा लगेगा बट जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे कॉन्सेप्ट। मेरा स्विच t इज इक्वल टू 0 माइनस से t इज इक्वल टू 0 प्लस के बीच में ऑपरेट हुआ है एंड दिस इज वेरी स्मॉल टाइम, दिस इज अ वेरी स्मॉल टाइम, ठीक। दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम, ऑलमोस्ट 0। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं फ्रीक्वेंटली इस लेक्चर में यूज करने वाला हूं, क्लियर। अब बच्चों लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बताया वो एलिमेंट्स जो एनर्जी स्टोर करते हैं, वहां पर तो स्विच बंद और खोलने से पहले पैरामीटर्स बदल सकते हैं, बट वो एलिमेंट जो एनर्जी नहीं स्टोर कर रहे हैं, वो चाहे मैं स्विच ओपन रखूं चाहे क्लोज करूं, वो जो ओपन करने से पहले और क्लोज करने के बाद का पॉइंट है, उस पॉइंट पे सर्किट में कोई चेंज नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि सर्किट तो इंस्टेंटेनियसली एनर्जी को चेंज ही नहीं कर सकता, वहां पर एनर्जी स्टोर ही नहीं कर सकता। तो अगर मैं रेजिस्टर की बात करूं तो रेजिस्टर की इनिशियल कंडीशन भी यही है कि रेजिस्टर एक रेजिस्टर की ही तरह बिहेव करेगा और फाइनल कंडीशन भी यही है कि रेजिस्टर एक रेजिस्टर की ही तरह बिहेव करेगा। मतलब सर्किट में अगर आपको कहीं R दिख रहा है और आपसे इनिशियल या फाइनल कंडीशंस की बात कर रहा है तो आपको R में कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। मेरा R एज इट इज रहेगा जैसा वो पहले सर्किट में था। देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ R। अब बच्चों आते हैं इंडक्टर पे। अब यहां से कॉम्प्लिकेशंस शुरू होंगे। अब हम इंडक्टर का स्टेडी स्टेट एनालिसिस करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए 3 फेज सर्किट में भी आपको इंडक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, तो मैं वो यही बता देता हूं। चलो, आप सभी लोगों ने क्लास
ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कि इंडक्टर एनर्जी कहां स्टोर करता है? मैग्नेटिक फील्ड में, राइट? आई होप आप सभी को पता है कि इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। मान लेता हूं इंडक्टर पे करंट है IL और पोटेंशियल है VL। अब अगर मैं इंडक्टर की बेसिक वर्किंग की बात करूं तो होता क्या है बच्चों? जैसे ही मैं इंडक्टर को एक सप्लाई देता हूं, ध्यान से समझेंगे, जैसे ही मैं इंडक्टर को एक सप्लाई देता हूं, मान लिया मैंने एक AC सप्लाई दी, ये मेरी सप्लाई है, ठीक? मैंने इंडक्टर को एक AC सप्लाई दी। अब देखिए होता क्या है, जब मैंने, और यहां पर मैंने एक स्विच लगा दिया, यहां पर बच्चों मैंने एक स्विच लगा दिया, दिस इज अ स्विच S। इंडक्टर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इंडक्टर में जो भी एनर्जी स्टोर हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रही है। ये फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। होता क्या है, इनिशियली जब ये स्विच ओपन है और इसको कोई सप्लाई नहीं मिल रही, तो इस पर एक कांस्टेंट फ्लक्स है, हो सकता है कांस्टेंट रहा हो, अदरवाइज जीरो फ्लक्स है, फाइन। जैसे ही मैंने इस पर एक एसी सप्लाई दी, इसका फ्लक्स चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। अब फैराडे का पहला नियम कहता है whenever there is a change in the flux an EMF is induced due to which a current flows in the circuit। I hope आप सभी को पता है, नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल आपको बस इतना मालूम होना चाहिए, whenever there is a change in the flux an EMF is induced due to which a current flows in the circuit। अगर सर्किट क्लोज्ड है, फाइन। अब समझो दूसरा नियम क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है इसको एक्सप्लेन किया लेंज ने। लेंज ने अपना लॉ दिया और लेंज ने कहा बहुत ड्यान से सुनेंगे, इसको नोट करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। शुद्ध हिंदी में अगर मैं बताऊं, ये इंड्यूस्ड EMF अपनी ही उत्पत्ति के कारण का विरोध करता है। मतलब जिस वजह से ये EMF इंड्यूस हुआ है ये उसी को अपोज करेगा। तो बच्चों ये EMF इंड्यूस किसकी वजह से हुआ है? इस मेन करंट की वजह से। यहां पर एक मेन करंट फ्लो कर रही थी जिसकी वजह से ये EMF इंड्यूस हुआ था। तो इस EMF को इस मेन करंट का अपोजिशन करना है, तो क्या करेगा? एक बैक EMF, एक इंड्यूस्ड करंट यहां पर आ जाएगी जो कि मेन करंट को अपोज करेगी, या टेक्निकल भाषा में हम कह सकते हैं बैक EMF जनरेट हो जाता है। इंडक्टर में एक बैक EMF जनरेट हो जाता है जो इस मेन करंट का अपोज करता है। तो अब एक बात बताओ, ध्यान से जरा सोचो, मान लो मैंने स्विच बंद किया, ठीक, T इज इक्वल टू 0 पे मैंने स्विच बंद किया, क्लियर? अब T इज इक्वल टू 0 पे मैंने जैसे ही स्विच बंद किया, जो सामने से करंट आ रही है, इंड्यूस्ड करंट है, वो तो मेन करंट का अपोज करेगी, बिल्कुल करेगी। तो क्या इनिशियली ये इंड्यूस्ड करंट इस मेन करंट को फ्लो करने देगी? आप बताओ। देखो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बिल्कुल कोर बेसिक से बता रहा हूं। आपको बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में बड़े हैवी कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बट हमें उन सबसे कोई लेना देना नहीं। हमें तो ये समझना है कि इनिशियली और फाइनली इंडक्टर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो बेसिक रीजन अभी भी फिजिक्स में ही है। हो क्या रहा है, यहां पर एक इंड्यूस्ड EMF आ रहा है, एक बैक EMF आ रहा है जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। ये इंड्यूस्ड करंट मेन करंट का अपोज कर रहा है। तो मैंने जैसे ही स्विच बंद किया, ध्यान से समझिएगा, मैंने जैसे ही स्विच बंद किया, होगा क्या? ये करंट तो मेन करंट का अपोज करने लगेगा। तो क्या ये मेन करंट इंक्रीज करेगी? नहीं, ये इंड्यूस्ड करंट मेन करंट को अपोज कर रही है। तो इनिशियली इसमें कोई करंट नहीं बहेगी, थोड़ी देर तक स्विच बंद करने के बाद कोई करंट नहीं बहेगी। लेकिन फाइनली क्या होगा? फाइनली क्या होगा? मेन करंट इंड्यूस्ड करंट्स को सुपरसीड करेगी और अल्टीमेटली सर्किट में मेन करंट फ्लो करने लगेगी। तो हो क्या रहा है, अगर मैं आपसे बोलूं इनिशियली क्या हो रहा है, क्या इनिशियली कोई करंट फ्लो कर रही है?
क्या इनिशियली इंडक्टर में कोई करंट फ्लो कर रही है? नहीं, इनिशियली कोई करंट नहीं फ्लो कर रही। तो अगर करंट नहीं फ्लो कर रही तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अभी कहानी बता रहा हूं, अभी इसी का मैथमेटिकल प्रूफ भी दिखाऊंगा। इनिशियली मेरा करंट 0 है, मतलब सर्किट ओपन हो रहा है। अच्छा, फाइनली क्या होगा? फाइनली मतलब स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में क्या आएगा बच्चों? स्टेडी स्टेट में बहुत देर बाद, लगभग t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा भाई? t इज इक्वल टू इंफिनिटी, बहुत देर बाद तक तो ये मेन करंट नॉर्मल हो ही चुकी होगी, उसने इस इंड्यूस करंट को सुपरसीड कर ही दिया होगा, तो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर सर्किट में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में करंट फ्लो करने लगा तो मैं कह सकता हूं कि सर्किट शॉर्ट है। शॉर्ट सर्किट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, ओपन सर्किट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट। तो मैं क्या कह सकता हूं? इंडक्टर मेरा इनिशियली कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और फाइनली कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? इंडक्टर मेरा इनिशियली ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और फाइनली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब समझो इसको, लॉजिक समझो। इंडक्टर का बेसिक वोल्टेज हमें मालूम है, क्या होता है? V इज इक्वल टू L di/dt। इसमें आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है। ऐसा कोई है जिसको इसमें डाउट है? ये हम 12th में भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको लाइव क्लासेस में भी पढ़ाया था। VL इज इक्वल टू L di/dt, और I का वैल्यू क्या आ जाता है? I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt। देखिए क्लियर है? इसमें आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फाइन, चलो अब एक बात बताओ, फॉर डीसी, अगर मैं डीसी करंट की बात करूं, फॉर डीसी करंट आई इज कांस्टेंट। भाई डायरेक्ट करंट तो कांस्टेंट रहती है, अगर डायरेक्ट करंट कांस्टेंट है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ di/dt? di/dt विल बी 0। di/dt विल बी 0, मतलब VL विल बी 0। क्लियर है ना? ये बिल्कुल लॉजिकल है। डीसी करंट के लिए di/dt इज इक्वल टू 0, तो VDC इज इक्वल टू 0। दैट मींस मैं क्या कह सकता हूं? ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं बुलेट्स में, इसको नोट करते चलिए। फॉर डीसी इंडक्टर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट, राइट? फॉर डीसी इंडक्टर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट। भाई वोल्टेज 0 है तो शॉर्ट सर्किट हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? अगर वोल्टेज 0 है तो शॉर्ट सर्किट हुआ। अब एक बात देखो, फाइनल कंडीशन मैंने आपको बताया वोल्टेज शॉर्ट सर्किट है, तो फाइनल कंडीशन का क्या मतलब हुआ? फाइनल कंडीशन का मतलब हुआ बच्चों बहुत देर बाद, बहुत देर बाद मतलब t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर, ठीक है ना? t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर मेरा इंडक्टर शॉर्ट सर्किट है। क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। भाई t को इनफाइनाइट रख दो, 1/infinity इज ऑलमोस्ट 0, तो इंडक्टर मेरा शॉर्ट सर्किट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां से आपने देखते हैं इंडक्टर में वोल्टेज तो मुझे समझ में आ गया कि शॉर्ट है, बट करंट के लिए इंडक्टर कैसे बिहेव करता है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर मैंने मान लिया कि स्विच को t टाइम पर ऑपरेट किया, बहुत पहले से चला आ रहा है और t टाइम पर ऑपरेट किया, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? -इंफिनिटी से चला आ रहा है और t टाइम पे मैंने स्विच को ऑपरेट किया और मैंने इसको लिख दिया it। बिल्कुल लिख सकता हूं, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैंने स्विच को, मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में ही बताया था, मैंने स्विच को t टाइम पर ऑपरेट किया। -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में, भाई नॉर्मली मेरा टाइम -इंफिनिटी से +इंफिनिटी जाना चाहिए, बट मैंने t टाइम पर स्विच को ऑपरेट कर दिया, मतलब सर्किट की कंडीशंस बदल दी। ठीक है ना? अब इंटीग्रेशन की एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, इस इंटीग्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/L -इंफिनिटी से 0 v dt प्लस 0 से t v dt लिख सकता हूं 1/L। भाई मैंने इंटीग्रेशन को बीच में ब्रेक कर लिया। अब ऐसा क्यों किया ये देखिए, ये वैल्यू है
आई टी की। ठीक, मुझे देखना है कि स्विच बंद करने के जस्ट बाद इंडक्टर कैसा है। भाई स्विच बंद करने के बहुत देर बाद तो मुझे पता है इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, और स्विच बंद करने से जस्ट पहले भी मुझे मालूम है इंडक्टर ओपन है, बट स्विच बंद करने के जस्ट बाद इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा था मैं वो देखना चाहता हूं। तो ऐसा करूं, मैं टी की जगह 0+ डाल दूं। डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकता हूं। तो ये मेरा टर्म हो जाएगा I 0+, ये मेरा इंडक्टर वैसे ही रहेगा, ये मेरा इंटीग्रेशन वैसे ही रहेगा, -∞ से 0-, ये मेरा इंटीग्रेशन बच्चों क्या बन जाएगा, t की जगह मुझे इसको यहां करते हैं 0-, t की जगह मैंने 0+, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, t की जगह मैंने 0+ पुट कर दिया। ठीक, अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैं जिस टाइम पर स्विच को ऑपरेट कर रहा हूं वो बहुत छोटा टाइम है। 0- से 0+ बहुत छोटा टाइम है। अगर वो बहुत छोटा टाइम है तो ये तो 0 है ना भाई। 0- से 0+ बहुत छोटा टाइम है, जिस टाइम पर स्विच ऑपरेट हो रहा है वो बहुत कम है, तो ये टर्म तो बच्चों हो गया 0। अब जरा ध्यान से सोचिए ये क्या लिखा है, -∞ से 0-। देखो 0- वो टाइम है जो स्विच को बंद करने से जस्ट पहले का टाइम है। बात को समझिएगा, 0- वो टाइम है जो स्विच को बंद करने के जस्ट पहले का टाइम है। तो स्विच को बंद करने के जस्ट पहले ये एक्सप्रेशन मुझे क्या I 0- नहीं देगा? देखिए जरा ध्यान से, क्या ये I 0- नहीं देगा? भाई ये एक्सप्रेशन तो करंट का ही लिखा है, बट लिमिट कहां है, -∞ से 0-। तो ये एक्सप्रेशन मुझे I 0- देगा। अब जरा ध्यान से देखो कितना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया। कंक्लूजन क्या आया, मैं जब भी स्विच बंद करता हूं मेरी करंट सेम रहती है। बहुत ध्यान से इसको जरा 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो। मैंने एक सर्किट में इंडक्टर लगाया, सर्किट को ऑपरेट करने के लिए मैंने स्विच बंद किया, तो स्विच बंद करने पर मैं क्या देखता हूं, I 0+ और I 0- सेम है। पॉइंट लिखो, सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट थ्रू एन इंडक्टर कैन नॉट चेंज, करंट थ्रू एन इंडक्टर कैनॉट चेंज instantaneously. This is a very important conclusion. Current through an inductor cannot change instantaneously. Instantaneously मतलब किसी भी फिक्स्ड इंस्टेंट पर एकदम से इंडक्टर का करंट नहीं बदलेगा। मतलब क्या है, जो करंट पहले था वही करंट बाद में भी रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंडक्टर के लिए मैंने 3 चीजें देखी, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखी। सबसे पहली चीज, इनिशियली मेरा इंडक्टर ओपन सर्किट है। क्यों ओपन सर्किट है? बिकॉज जो मेरा बैक ईएमएफ जनरेट हुआ है, देखो ये इंडक्टर के कोर कॉन्सेप्ट से आया है। जो मेरा बैक ईएमएफ जनरेट हुआ है उसने एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो कराई है जो मेन करंट को नहीं फ्लो करने दे रही। तो इनिशियली मेरा इंडक्टर ओपन सर्किट है। बहुत देर के बाद t = पर मेरी मेन करंट उस इंड्यूस्ड करंट को सुपरसीड कर चुकी है, या यहां से भी चेक कर सकते हो। t = पर 1/∞ VL0, सर्किट शॉर्ट है। और तीसरी चीज, ये तो मैंने देख लिया स्विच बंद करने से पहले क्या था और स्विच बंद करने के बहुत देर बाद क्या था। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे देखनी थी कि स्विच बंद करने के जस्ट बाद क्या था। स्विच बंद करने के जस्ट बाद क्या था? तो स्विच जब बंद करने के जस्ट बाद करंट बदला नहीं। जो करंट बंद करने से जस्ट पहले था वही करंट बंद करने के जस्ट बाद है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अब यहीं से देखो मेरे चार्ट, देखो ये चार्ट हमें कंप्लीट करना है। अब जरा इस चार्ट में ये पॉइंट देखो, बहुत मजेदार पॉइंट है। इस पॉइंट को देखकर आपको क्या लग रहा है? इंडक्टर पे पहले से एक करंट फ्लो कर रहा है I0। बात को समझिएगा, इंडक्टर पे पहले से एक करंट फ्लो कर रहा है I0। देखिए मैंने इंडक्टर के ऊपर पहले से एक करंट बना दिया। अब बच्चों
अगर इंडक्टर पे पहले से एक करंट फ्लो कर रहा है तो मेरा लॉजिक क्या कहता है, इनिशियली स्विच बंद करने के जस्ट बाद करंट बदल नहीं सकता, जो पहले करंट था वही बाद में करंट आएगा। ये बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग लॉजिक है। तो इनिशियली अब ये इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, अगर इस इंडक्टर के पास कोई करंट ना होता पहले से, मतलब ये सीन मेरा कुछ ऐसा है कि स्विच जब मैंने बंद किया तब इंडक्टर में पहले से ही करंट फ्लो कर रहा था। ये सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल्स में इसी टाइप के। जब मैंने स्विच बंद किया उससे पहले ही इंडक्टर में करंट था, तो भैया स्विच जस्ट बंद करने के बाद करंट बदल थोड़ी सकता है, इतना करंट तो इंडक्टर के पास हमेशा से था। तो स्विच बंद करने के बाद क्या होगा, इंडक्टर आपका कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह काम करने लगेगा। ये आई नॉट करंट थोड़ी कहीं जाएगा भाई, ये आई नॉट करंट थोड़ी कहीं जाएगा। होना क्या चाहिए था, इनिशियल में इंडक्टर को ओपन होना चाहिए था, ओपन है, लेकिन ये करंट तो ऑलरेडी है ना उसके पास, तो ये करंट तो रहेगा ही रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में आता है अगर इंडक्टर के पास इनिशियल करंट है तो इनिशियल कंडीशन में वो ओपन नहीं है, वो एक करंट सोर्स की तरह काम कर रहा है। फाइनल कंडीशन में क्या होगा, ये उससे भी इंटरेस्टिंग है। फाइनल कंडीशन में तो इंडक्टर को शॉर्ट होना ही है, तो इंडक्टर तो शॉर्ट होगा, लेकिन ऐसे शॉर्ट होगा भाई, आई नॉट नहीं बदलेगा और ये आपका शॉर्ट सर्किट दे देगा। ठीक है भाई, आई नॉट के अक्रॉस एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट पूरा ही ट्रांजिएंट इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी इतनी 20-25 मिनट में आपको समझ में आ गया होगा कि इट्स नॉट एन इजी थिंग। आपके बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स बहुत मजबूत होने चाहिए। ट्रांजिएंट बिहेवियर इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 5। जरा सिलेबस चेक करो, ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज पढ़ा रहा हूं। यूनिट 5 का पहला टॉपिक है, बट मैं लाप्लास से पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे लाप्लास का एप्लीकेशन ट्रांजिएंट पे ही पढ़ना है, तो मुझे ट्रांजिएंट तो पता ही होना चाहिए। क्लियर है? तो आई होप आप लोग इंडक्टर का बिहेवियर अब समझ गए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि कैसे मेरा कैपेसिटर बिहेव करता है। कैपेसिटर के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते हैं पहले से। जो लोग मेरे वीडियो लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, आप देखोगे फिजिक्स जेई नीट की एक प्लेलिस्ट है, उस पर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर एक लेक्चर पढ़ा है आधे घंटे का। उसमें मैंने आपको पूरा कोर कॉन्सेप्ट बताया है कि कैपेसिटर कैसे काम करता है। वो सेम कोर कॉन्सेप्ट में यहां पर इस्तेमाल करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं एक कैपेसिटर बना लूं भाई। ये मेरा एक कैपेसिटर है जिस पर करंट फ्लो कर रहा है आईसी। ठीक, अब कैपेसिटर का बेसिक इक्वेशन सभी को पता है, नहीं पता तो भी याद करना बहुत आसान है। आईसी इज इक्वल टू सी डीवीसी बाई डी। देखिए इंडक्टर की इक्वेशन लिखिए, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये थी V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स आर डुअल ऑफ वन अनदर। जिन्होंने डुअलिटी पढ़ा है वो जानते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के डुअल हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। डुअलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो यहां से अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है तो जहां V था वहां I कर दिया, जहां L था वहां C कर दिया, जहां I था वहां V कर दिया। तो देख रहे हो, कोई एक इक्वेशन याद करोगे, दूसरी इक्वेशन बच्चों अपने आप याद हो जाएगी। यहां से VC कितना आएगा, VC आएगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ IC dt। क्लियर? चलो अब जरा कैपेसिटर के बारे में जानते हैं। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। क्लियर? चलो मान लो ये मेरा कैपेसिटर है, ये मेरा स्विच है, यहां से मैंने सप्लाई दी। ठीक, सबसे पहला एसी सप्लाई, ध्यान देंगे एसी सप्लाई। अब देखो आप सभी लोग मोस्ट ऑफ यू आर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट। भाई जो मेरे क्लास के बच्चे देख रहे हैं दे आर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए देखिए, अगर मैं कैपेसिटर को डीसी वोल्टेज दे दूं, बहुत पूछा जाता है वाइवा में, अगर मैं कैपेसिटर को डीसी वोल्टेज दे दूं, यहां पर देखो VC को अगर मैं डीसी दे दूं डायरेक्ट करंट, तो
डीसी इज कांस्टेंट, डीसी इज कांस्टेंट, डीसी कांस्टेंट है तो करंट क्या आ जाएगा, आईसी विल बी जीरो। तो पहला कंक्लूजन, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कैपेसिटर एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट फॉर डीसी करंट। कैपेसिटर से डीसी करंट कभी पास नहीं होगी। फाइन है लॉजिक, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्यों पास नहीं होगी। कैपेसिटर से डीसी करंट कभी पास नहीं होगी। फाइन, चलो अब हम बेसिक लॉजिक की बात करते हैं। हो क्या रहा है, मुझे देखना है कि इनिशियली और फाइनली कैपेसिटर बिहेव कैसे कर रहा है। तो इनिशियली पहले चेक करते हैं हो क्या रहा है बेटा। बेसिक कोर कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने यहां से एक स्विच बंद किया, मैंने स्विच बंद किया। अब ये एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, ये चार्ज को स्टोर करता है। तो यहां से जो करंट आ रहा है वो स्टोर कर रहा है, स्टोर कर रहा है। जब स्टोर कर रहा है तो इसका पोटेंशियल राइज कर रहा है, ठीक है ना, इसका पोटेंशियल राइज कर रहा है। कब तक, जब तक ये चार्ज को स्टोर कर रहा है। तो अगर पोटेंशियल राइज कर रहा है तो ये चार्ज को रास्ता दे रहा है, ये चार्ज को रास्ता दे रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ओपन सर्किट नहीं हो सकता, ओपन सर्किट नहीं हो सकता, करंट पहले और बाद में पास हो रही है, इसका मतलब वहां पर शॉर्ट है। अभी मैंने आपको बताया शॉर्ट सर्किट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, तो यहां पे बच्चों क्या है, शॉर्ट सर्किट है। ठीक, अब समझो हर कैपेसिटर की एक कैपेसिटी है। 5 लीटर के ग्लास में आप 50 लीटर पानी तो नहीं भर सकते। तो जब इस पे 5 लीटर पानी भर गया और मैं और पानी भेजूंगा तो क्या ग्लास में पानी भरेगा, नहीं भरेगा, ग्लास से पानी बाहर चला जाएगा। जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया तब जो सप्लाई वोल्टेज था वही वोल्टेज कैपेसिटर पे भी आ गया। ठीक, जब दोनों पे सेम वोल्टेज आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। अब ओम्स लॉ कहता है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट कभी फ्लो ही नहीं कर सकता। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या सर्किट अब ओपन नहीं हो गया, बिल्कुल ओपन सर्किट हो गया। अच्छा, ये कब हुआ, बहुत देर बाद। क्यों बहुत देर बाद, क्योंकि इनिशियली तो भैया ये चार्ज ले ही रहा था, इसका काम ही है चार्ज को स्टोर करना। तो इनिशियली कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट था। बहुत देर बाद t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या हुआ, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो अब और करंट नहीं फ्लो कर सकता। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये हो गया ओपन सर्किट। क्लियर है, तो आपने देखा ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कंडीशंस। फाइन, अब अगेन वही लॉजिक, हमें ये तो समझ में आ गया कि स्विच बंद करने से पहले शॉर्ट था, स्विच बंद करने के बहुत देर बाद ओपन था। बट सर स्विच बंद करने के जस्ट बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं भाई। स्विच बंद करने के जस्ट बाद क्या हुआ, यहां से लिख सकता हूं Vc इज इक्वल टू 1/c माइनस इंफिनिटी से t IC dt, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले करके लाया था। Vc इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दूं, Vc t इज इक्वल टू 1/c माइनस इंफिनिटी से 0 माइनस IC dt प्लस 1/c 0 माइनस से t IC dt। अब t इज इक्वल टू 0 प्लस पुट कर दिया तो आ गया Vc 0 प्लस इज इक्वल टू 1/c माइनस इंफिनिटी से 0 माइनस IC dt प्लस 1/c 0 माइनस से 0 प्लस IC dt। इतनी देर में बच्चा पार्टी आप ये तो समझ गए कि ये 0 है, 0 माइनस से 0 प्लस, इतना छोटा टाइम है कि ये पावर पॉइंट मेरा 0 हो गया। अब ये क्या हुआ, ये भी आप समझ गए होंगे अगर आपको पिछला आर्टिकल समझ में आया था कि ये मेरा Vc 0 माइनस है। ठीक है, Vc 0 माइनस का मतलब सर जैसे ही मैं बंद करूंगा स्विच, कैपेसिटर का वोल्टेज नहीं बदलेगा। द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट चेंज, द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट चेंज। मतलब स्विच बंद करने से जस्ट पहले जो वोल्टेज था वही वोल्टेज स्विच बंद करने के जस्ट बाद भी रहेगा। अब मान लो यहां पर V0 वोल्टेज पहले से था, तो इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटर को कैसा बिहेव करना चाहिए, इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट बिहेव करना चाहिए।
तो 100% ये शॉर्ट सर्किट ही बिहेव करेगा, बट एक कांस्टेंट वोल्टेज की तरह, एक कांस्टेंट वोल्टेज की तरह। फाइनल इसे कैसा बिहेव करना चाहिए? ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट तो बिहेव करेगा ऐसा, ओपन सर्किट रहेगा, करंट अब भी नहीं फ्लो करेगी, ये रहेगा तो V0, इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस, बट बचा पार्टी करंट नहीं फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ओपन सर्किट है। फाइन, क्लियर है? तो फाइनल कंडीशन में ये इस वोल्टेज के साथ सीरीज में ओपन सर्किट बनाएगा। अब देखो, बहुत ध्यान से समझो, लॉजिक अभी भी क्लियर है, आप ड्युअलिटी से चेक कर लो। वोल्टेज का करंट बन गया, शॉर्ट का ओपन बन गया, पैरेलल का सीरीज बन गया। यही बताया था ना ड्युअलिटी में, पैरेलल का सीरीज बन जाता है, शॉर्ट का ओपन बन जाता है, वोल्टेज का करंट बन जाता है। किसी को कोई डाउट इसमें? यही बताया था भाई। देखो, यहां पे पैरेलल में लगे थे, यहां सीरीज में लग गए, यहां करंट था, यहां वोल्टेज, यहां शॉर्ट था, यहां ओपन। क्या ये एक दूसरे के डुअल नहीं है? बिल्कुल है। देख रहे हैं ड्युअलिटी कहां पड़ी थी, कहां अप्लाई हो रही है? यहां पर करंट सोर्स था, करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स बन गया। अब आप पूछोगे सर पोलैरिटी कैसे डिसाइड की? तो भैया पोलैरिटी आपको ड्युअलिटी में भी बता चुके हैं, वहां से भी डिसाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, पोलैरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्युअलिटी वाले कॉन्सेप्ट से आप पोलैरिटी को डिसाइड कर सकते हो। क्लियर है? तो भैया ये है ट्रांजिएंट या स्टेडी स्टेट एनालिसिस की कंडीशंस। दीज आर द इनिशियल कंडीशंस ऑफ द एलिमेंट्स, दीज आर द फाइनल कंडीशंस। ये क्लियरली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाए। मैंने मान लिया आपको कुछ नहीं आता और उसी हिसाब से आपको समझाया है। आप और जो लेक्चर्स देखोगे उन्होंने सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन से उठाया है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात बाद में करेंगे। अभी आई गेस आप सबको समझ में आ गया है। इट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, तो प्लीज गो थ्रू द लेक्चर अगेन एंड अगेन फॉर मेकिंग श्योर दैट ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। क्लियर है? चलो बच्चों, with this we come to the end of the lecture. I hope आपको लेक्चर समझ में आया। If you find the content worthy enough, do like it, like the video, share the video amongst your friends, subscribe the channel. I desperately need your subscriptions and likes for promotion, obviously. चलिए next lecture तक study well and most importantly in this pandemic situation stay safe. Thank you.